आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यज्ञेश अमेजिंग क्लासेस। इस चैनल के माध्यम से हम आपके लिए लाए हैं एमपी टेट, सी टेट जैसी शिक्षण परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट देखेंगे। अपन इसमें हिंदी व्याकरण, अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें अपन लोग क्वेश्चन देखेंगे। अब लोगो आप देख रहे होंगे एमपी टेट 2020, क्योंकि 20 में तो अब वैकेंसी आनी नहीं है, 21 में होंगी। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे पहला क्वेश्चन अपन लोग देखेंगे। इसमें आप लोग बताएंगे छात्र व्याकरण के माध्यम से डॉट डॉट करना सीखता है। अपन को यहाँ विकल्प में भरना है ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का शुद्ध प्रयोग, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग, ध्वनियों में सूक्ष्म अंतर। इसमें आप लोग आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 3rd नंबर पे, इसका 3रे नंबर का आंसर हो जाएगा। तीसरा, भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ये दिया गया है। भाषा का लिखित एवं मौखिक रूप से शुद्ध प्रयोग वह विद्या जिसके अंतर्गत बोलचाल और साहित्य में प्रयुक्त भाषा के स्वरूप, उसके गठन, अवयवों तथा प्रकारों, उनके पारस्परिक संबंधों में रचना विधान तथा रूप परिवर्तन का विवेचन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे अपन लोग। मानक भाषा का शब्द है। मानक भाषा का शब्द अपन को बताना है। ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं कि मानक भाषा, सामान्य भाषा, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा, क्षेत्रीय भाषा है, स्थानीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए फ्रेंड्स सभी लोग बताएंगे कमेंट में कितने किसके सही हो। चलिए इसका आंसर हो जाए व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध जो भाषा होती है उसे अपन क्या कहते हैं? मानक भाषा कहा जाता है। जो व्याकरण की दृष्टि से जो भाषा शुद्ध होती है उसे मानक भाषा कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अपन अगला क्वेश्चन। आंसर है व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा को कहते हैं मानक भाषा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है धरा विलोम शब्द पहचानिए। धरा शब्द का विलोम शब्द पहचानिए। क्या होगा धरा शब्द का? आग, पानी, अंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा बताइए सभी लोग। इसका आंसर हो जाएगा धरा, अंबर हो जाएगा। धरा का विलोम शब्द अंबर होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अपन लोग। अंबर हो गया आंसर। ये देखिए आंसर अंबर दिया है अपना। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन। समानार्थी शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द जो समानार्थी? स्वर्ग, परधाम, देवेंद्र, सुरलोक। चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर बताएंगे क्या होगा। समानार्थी शब्द नहीं है। इसका क्या नहीं होगा? इसका आंसर होगा 4th नंबर सुरलोक। सुरलोक समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिया को पहचानिए। इनमें से कौन सी क्रिया है? सुरेश, लिखना, सफ़ेद, वह। चलिए फ्रेंड्स सभी को पता है इसमें क्रिया क्या है। सेकंड वाला लिखना एक क्रिया है, क्योंकि ना जिसमें शब्द में आता है उसमें वो अधिकतर अपनी क्रियाएं होती हैं। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। क्वेश्चन है आकलन। केवल यह बताता आकलन क्या होता है? केवल यह बताता है कि बच्चे ने क्या नहीं सीखा। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। पाठ समाप्ति पर ही किया जाता है। मूलतः शिक्षक केंद्रित ही होता। आकलन क्या होता है?
अपन देखते हैं आकलन में क्या करते हैं, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ये भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि आकलन अपन छात्र से ही लगाते। चलिए फ्रेंड्स, सेकेंड नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? निम्न में से कौन सा देशज शब्द है बताएंगे? कुर्सी, लुटिया, जहाज, कुर्ता। ये जो क्वेश्चन है ये MP टेट, C टेट, UP टेट कई पेपरों में आए हुए हैं, वहीं से हम आपके लिए लाए हैं। आप ध्यान से देखिए इन्हें और पढ़ते रहिए। चलिए फ्रेंड्स, इसका क्या होगा? सेकेंड नंबर लुटिया होगा इसका आंसर, क्योंकि कौन सा इनमें से देशज है? लुटिया शब्द ही देशज है इनमें से, क्योंकि कुर्सी नहीं है, जहाज नहीं है अपना देशज, ना कुर्ता है। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए आंसर ये है, लुटिया है आंसर। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अपन भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण है, क्या है भाषा शिक्षण? यह जानना कि बच्चा पढ़ना लिखना कैसे सीखता है। यह जानना कि बच्चे को पढ़ना लिखना कैसे सिखाना है। पहला और दूसरा दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। इसके दोनों विकल्प, ये भी सही है, ये भी सही, इसलिए हमारा थर्ड नंबर का आंसर सही हो जाएगा, थर्ड वाला। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए पहला और दूसरा दोनों सही है अपना। भाषा एक विषय है। भाषा क्या है? एक विषय है। कौन सा विषय है भाषा? सैद्धांतिक, व्यवहारिक, नीरस और चुनौतीपूर्ण। इसलिए हमारी भाषा क्या है? एक व्यवहारिक विषय है। एक भाषा क्या है? व्यवहारिक, क्योंकि अपन भाषा व्यवहार में सीखती, इसलिए इसे व्यवहारिक बताया गया। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे इसका आंसर व्यवहारिक है हमारी भाषा। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन। भाषा की शिक्षिका होने के नाते व्याकरण पढ़ाते हुए आपका उद्देश्य होगा। अगर आप व्याकरण पढ़ाते हैं तो आपका क्या उद्देश्य होगा? उद्देश्य क्या होगा? बच्चों की व्याकरणिक नियमों से अवगत कराना, बच्चों को भाषिक संरचना से अवगत कराना, बच्चों को वाक्य रचना के नियम बताना, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। इसलिए एक टीचर के लिए एक उत्तम होता है कि वो जिस भाषा का प्रयोग करे वो एकदम शुद्ध प्रयोग करे। इसे भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाना है पहले उन्हें, क्योंकि बच्चे भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सीख जाएंगे, फिर वो सब सीख जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे इसका आंसर अपन लोग, भाषा का शुद्ध प्रयोग करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विराम चिन्हों में उचित प्रयोग का संबंध है। विराम चिन्हों में उचित प्रयोग का संबंध है। क्या संबंध है? सुनने से, वचन से, पाठन से, व्याकरण से। विराम चिन्हों में उचित प्रयोग का संबंध है। विराम चिन्ह अधिकतर व्याकरण में यूज किया जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाए? व्याकरण से हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे इसका अगला क्वेश्चन। आंसर व्याकरण से अपना आया। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अब गद्यांश जो आते हैं, अब गद्यांश को पढ़ना है, फिर उसके बाद आप लोगों को आंसर देना है। चलिए, जैसे ये गद्यांश दिया गया है आपको, सभी लोग इसे पढ़ेंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसमें क्या लिखा है? गद्यांश जो दिया, प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता। प्राचीन भारत में शिक्षा ज्ञान प्राप्ति का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता था। व्यक्ति के जीवन में संतुलित और श्रेष्ठ बनाने तथा एक नई दिशा प्रदान करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान था। सामाजिक बुराइयों को उसकी जड़ों से निर्मूल करने में, त्रुटिपूर्ण जीवन में सुधार करने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता थी। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसके द्वारा संपूर्ण जीवन ही परिवर्तित किया जा सकता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करने और अपनी आधुनिक युग की भांति प्राचीन भाषा में भी
मनुष्य के चरित्र का उत्थान शिक्षा से ही संभव था। सामाजिक उत्तरदायित्वों को निष्ठापूर्वक वहन करना प्रत्येक मानव का परम उद्देश्य माना जाता है। इसके लिए भी शिक्षित होना अनिवार्य है। चलिए ये पैराग्राफ, अब अगला पैराग्राफ इसी के आगे का पढ़ेंगे अपन लोग। ये उसके आगे का पैराग्राफ है, जीवन की वास्तविकता को समझने में शिक्षा का उल्लेखनीय योगदान रहता है। भारतीय मनुष्यों के इस ओर अपना ध्यान केंद्रित करके शिक्षा को समाज की आधारशिला के रूप में स्वीकार किया गया। आप लोग इसे पूरा पढ़ लीजिएगा, ये एक एक पढ़िए फिर उसे, क्योंकि आप लोग अगर पढ़ेंगे नहीं ये पैराग्राफ क्वेश्चन में दिक्कत जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, इसका अगला देखेंगे। अगला ये आप लोग भी पढ़िए। विद्या का आरंभ उपनयन संस्कार द्वारा होता है। उपनयन संस्कार के पर प्रकाश डालते हुए मनुस्मृति में उल्लेख मिलता है कि गर्भाधान संस्कार द्वारा दो व्यक्ति का शरीर उत्पन्न होता है, पर उपनयन संस्कार द्वारा उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। प्राचीन काल में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए आचार्यों के पास भेजा जाता था। तत्पथ ब्राह्मण के अनुसार जो ब्रह्मचार्य ग्रहण कराया जाता था वह लंबी अवधि की ज्ञान अवधि ग्रहण करता था। चलिए फ्रेंड्स, और आगे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफ़ी समय लग जाएगा उसमें। चलिए फ्रेंड्स, ये भी आप लोग पढ़िए। ब्रह्मचारी रूप में वेदाध्ययन के लिए गुरु के पास जाने को प्रेरित किया जाता था। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। अब इसके संबंधित जो क्वेश्चन है वो देखेंगे अपन लोग। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे इसका आंसर क्या है। प्रस्तुत गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक निम्न में से कौन सा है। शिक्षा के लाभ, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास, प्राचीन भारत में शिक्षा या भारतीय शिक्षा प्रणाली, शिक्षा का लाभ, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास, प्राचीन भारत में शिक्षा, भारतीय शिक्षा प्रणाली। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा भारतीय शिक्षा प्रणाली। ये हो जाएगा आंसर सेकंड नंबर, प्राचीन भारत में शिक्षा का विकास। चलिए फ्रेंड्स, इसका अपन लोग देखेंगे, आंसर देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपन लोग ये देखेंगे क्वेश्चन। प्राचीन काल में विद्यार्थियों के कर्तव्य निम्नलिखित में से कौन से थे। प्राचीन काल में जो विद्यार्थियों के कर्तव्य कौन कौन से। ब्रह्मचार्य का पालन करना, गुरु के साथ रहना, गुरु की सेवा करना, गृहस्थ जीवन। क्या होता था इसमें से, ब्रह्मचार्य, गुरु के साथ रहना, गुरु की सेवा करना, गृहस्थ, ये तीनों गुण थे। गृहस्थ जीवन नहीं था इसमें, ये गलत है, ये गलत है। इसके लिए इसका आंसर सेकंड वाला हो जाए, ए बी सी, क्योंकि ये तीनों सही हैं, ये तीनों सही हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए, ए बी सी इसका आंसर हो गया अपना। प्राचीन काल में विद्या का आरंभ जिस संस्कार से होता था उसके बारे में वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। प्राचीन काल में विद्या का आरंभ जिस संस्कार से होता है उसके बारे में वर्णन किस ग्रंथ से मिलता है। पहले, दूसरे, तीसरे, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी को पता है, डी नंबर होगा, मतलब फोर्थ नंबर इसका मनुस्मृति से मिलता था। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुस्मृति, देखिए आंसर मनुस्मृति दिया है। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इनमें से कौन सा छंदोगयो उपनिषद के अनुसार अरुणी का पुत्र श्वेत केतु था। ब्रह्मचार्य के लाभ को उल्लेखित करते हुए भारतीय मनुष्यों ने शिक्षा को सामाजिक, कौन सा गलत हो जाएगा इसमें से, असत्य कथन क्या है, ये वाला, क्योंकि ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, इसलिए ये असत्य, क्योंकि वो असत्य पूछ रहा है इसलिए ये असत्य हो। चलिए फ्रेंड्स, देखेंगे अगला क्वेश्चन, आंसर है अपना। चलिए फ्रेंड्स, प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी। प्राचीन भारत में शिक्षा होती थी, कैसी होती थी, सभी को पता है
केवल पुस्तकीय, सैद्धांतिकी, जीवन की वास्तविकताओं से, पर इनमें से कोई नहीं। कैसी थी आप लोगों को बताएंगे। सेकंड नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, सेकंड नंबर सैद्धांतिकी थी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या का आरंभ किस संस्कार से होता है? विद्या का आरंभ किस संस्कार से? पुंसवन संस्कार, समावर्तन संस्कार, उपनयन संस्कार, चुंडाकर्म संस्कार। इसलिए शिक्षा का आरंभ सभी को पता है, अपना उपनयन संस्कार होता है। शिक्षा का आरंभ यहीं से। आप गद्यांश को पढ़ेंगे उसमें सब दिया गया है आपको, एक बार ध्यान से पढ़िए, फिर उसमें सब दिया गया है आपको। देखिए ये है उपनयन संस्कार। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस ग्रंथ के अनुसार कहा गया है, जो ब्रह्मचार्य ग्रहण करता है वह लंबी अवधि का यज्ञ अवधि ग्रहण करता है? किनके अनुसार है? ये सभी को पता है, बहुत कई बार आया है। कौन से ब्राह्मण से? शतपथ ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा है। ये सभी बहुत आया है, इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, सॉलिड। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए शतपथ ब्राह्मण। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे उपनयन में कौन सा समास? उपनयन में कौन सा समास है? कौन सा समास है? सभी को पता है, अव्ययी भाव समास है। उपनयन अव्ययी भाव समास हो। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे इसका विस्तार पूर्वक आंसर। अव्ययी भाव, इस समास में पहला पद या पूर्व पद अव्यय होता है और इसका अर्थ प्रधान होता है। अव्यय के संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाता है, इसमें पूर्ण पद प्रधान होता है। चलिए अव्यय भाव समास की ये जो पूरी परिभाषा दी गई है, आपको परिभाषा दी गई अव्यय भाव की, पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट लाए हैं आपके लिए, पढ़ेंगे आप। आध्यात्मिक का संधि विच्छेद क्या होगा? आध्यात्मिक पहला होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा कि फोर्थ नंबर? चलिए आप लोगों को सभी को पता है, आध्यात्मिक अधि प्लस आत्मिक सेकंड नंबर का हो जाएगा, इसका सेकंड नंबर का इसका हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। ज्ञानार्जन में कौन सा समास है? ज्ञानार्जन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव। ज्ञानार्जन में कौन सा समास है? ज्ञानार्जन में कौन सा, सभी को पता है कौन सा समास होगा? ज्ञान प्लस अर्जन, इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? तत्पुरुष समास। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे इसका नेक्स्ट। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे, ये कविता दी गई है, इसे आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपको विकल्प दिए जाएंगे उसी के अंतर। जो पूर्व में हमको अशिक्षित या असभ्य बता रहे वे लोग या तो अज्ञ हैं या पक्षपात जता रहे। यदि हम अशिक्षित थे कहे तो सभ्य वे कैसे हुए? वे आप भी नहीं थे। आज हम जैसे हुए, जो जो हमारी प्रचुर प्राचीनता की खोज बढ़ती जाएगी, जो जो हमारी उच्चता पर आप चढ़ती जाएगी। चलिए फ्रेंड्स इसको आप पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़िएगा विस्तार पूर्वक, फिर उसके आप लोग, क्योंकि आंसर देना है, फिर उसके बाद ही आप लोग आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे अपन लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखें, उपरोक्त कविता का वक्ता कौन है? मतलब आपसे वक्ता पूछा गया, वक्ता कौन है? भारत
भारत बताया गया, भारत देश के बारे में बताया गया, भारत। चलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत आंसर हो गया, सभी को पता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन लाए। अज्ञ का तात्पर्य है, अज्ञ का तात्पर्य क्या है? पापी, पाप, अज्ञानी, विद्वान। अज्ञानी, अज्ञ मतलब अज्ञानी होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखेंगे, अज्ञानी हो गया। चलिए देखेंगे कौन लोग लज्जित हो रहे हैं, कौन से लोग हैं जो लज्जित हो रहे हैं, कौन से लोग लज्जित हो रहे हैं, कौन से लोग लज्जित हो रहे हैं, सभी को पता है। भारत का अशब्द, भारत को जो लोग अशब्द बताते हैं वो लोग लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि जो महान बताते वो तो गर्व कर रहे हैं, जो निंदा करने वाले लोग नहीं, जो अशब्द बताते हैं वो लोग लज्जित हो रहे हैं, क्योंकि उसी देश में रह रहे हो, उसी देश के बारे में आप कुछ उल्टा सीधा कहें, निंदा करने वाले लोग। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं गिरते हुए भी दूसरों को हम चढ़ाते ही रहे का आशय है। क्या आशा है इसका आंसर हो जाए, हमने विदेशियों को सहायता दी, हमने आक्रमणकारियों को बढ़ावा दिया, हमने स्वयं के दीन, ये है इसका आंसर। क्या 3 हुआ, हमने स्वयं दीन होते हुए भी दूसरों को उन्नत किया है। 3 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता है। चलिए फ्रेंड्स हमने ये आंसर हो गया, आप लोग देख रहे होंगे। कवि इस कविता में क्या, भारतीय संस्कृति प्राचीन है, भारत का अतीत, कवि ये कहना चाहे भारत का अतीत महान है। 2 नंबर पर कविता पढ़ेंगे आपको क्लियर हो जाए, भारत का अतीत महान है, इसका ये कवि बताना चाहते। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स देखिए वही है आंसर। जो शिक्षित ना हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, सभी को पता है। क्या उसे अशिक्षित कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अशिक्षित कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स अशिक्षित हो जाएगा इसका आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे भाषा सीखने में सहायक है, परिवेश, परिवार, विद्यालय, ये सभी। इसका ये परिवार से भी सीखते हैं, परिवेश से भी सीखते हैं, विद्यालय, इसलिए इसका आंसर हो जाए ये सभी आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देखेंगे ये सभी आंसर दिया गया। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखेंगे, भाषा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, इनमें से कौन सा कथन है जो असत्य दिया गया है, कौन सा कथन है। भाषा मनुष्यों के बीच पारस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती है, पहले ही गलत है, क्योंकि भाषा का मेन काम तो यही रहता है, पहले ही इसका गलत है, बाकी ये सही है बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही। चलिए फ्रेंड्स इसका क्योंकि असत्य पूछा ये वाला लग जाए। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन, भाषा मनुष्यों के बीच पारस्पर संवाद स्थापित करने का कार्य नहीं करती, वहाँ सत्य बताना था अपन को। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है, भाषा प्रयोग की कुशलता संभव केवल साहित्य पढ़ने से, भाषा पाठ्यक्रम की पुस्तक अधिक से अधिक भाषा प्रयोग केवल अधिक से अधिक भाषा प्रयोग करने से होता है। अगर कहते हैं किसी कुशलता किसी क्षेत्र में प्राप्त करना है तो बार बार अध्ययन करना पड़ता है, तभी उस सफलता मिलती। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे आज का लास्ट। ओके फ्रेंड्स इतनी ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाएंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे आपके लिए अगला पेपर MP-TET जो C-TET सभी पेपरों से संबंधित है जो शिक्षण में आते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कर ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।